कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक तो नहीं रह गया हमारा फर्स्ट सेक्शन में? नहीं मैम, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। ये शालिनी, आपको कोई प्रॉब्लम फर्स्ट सेक्शन में? नो मैम, क्लियर है। ऋषिका, आपको भी हो गया क्लियर? यस ठीक है बच्चे। रफाकत, जुनैद, मैम सेकंड से ही पढ़ा हुआ मैम। ठीक है। फर्स्ट क्लियर है, मैं ये पूछ रही हूँ, फर्स्ट तो हो गया ना? यस मैम, वो खुद भी हो जाएगा मैम, वैसे भी ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चा। आज हमने जो सेकंड सेक्शन स्टार्ट कराना है, दैट इज एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। अब हमने बात तो वही एंटरप्रेन्योर्स की करनी है, बट यहाँ पर जो बात होगी दैट इज मोटिवेशन की, कि हमने जो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन देनी है वो किस वे में देनी है। ठीक है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। आप में से शायद किसी ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हमारा एक कंसेप्ट होता है मोटिवेशन। The Yes, ma'am. word motivation comes from the Latin root movers, which means to move. Motivation is usually defined as an internal state that arouses, directs and maintain behavior. मोटिवेशन बच्चे एक ऐसी चीज होती है, आपको भी पता है, कि जो हमारे बिहेवियर को मोल्ड कर देती है। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा उस टाइम पे बिहेव करना। सामने वाला पर्सन हमें कैसे मोटिवेट कर रहा है, किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, हम उस चीज को देख के काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन thus may regarded as something which promotes, compels and energize an individual to act or behave. ठीक है, मोटिवेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी टेंशन, हमारा एक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, हमारी रिकग्निशन, ये सब कुछ हमारी किस में आती है? मोटिवेशन के अंदर ही आती है। अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल के मोटिवेशन की, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स द एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सर्ट अ हाई लेवल ऑफ एफर्ट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हिज और हर गोल्स। कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो काम कर रहा है, उसको मोटिवेट करना है। अगर वो ही पर्सन अच्छे से मोटिवेट नहीं होगा तो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करना सबसे मेन चीज है कि उसकी हाई लेवल ऑफ एफर्ट उसमें डिपेंड करता है, कि उसकी अचीवमेंट भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके गोल्स भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। In other words, the entrepreneurial motivation refers to the derive of forces within an entrepreneur that affects his or her direction, intensity and persistence of voluntarily behavior. अगर हमें उस पर्सन को अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं तो वो अपनी वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से, अपने इच्छा अनुसार क्या करता है? बिहेवियर करता है। जैसा वो चाहता है वैसा वो बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जहां से भी वो पर्सन कहीं से भी अच्छे से क्या होके आता है? मोटिवेट होके आता है। जब वो मोटिवेट होके आता है तो क्या होता है? मोटिवेशन में वो पर्सन अच्छे से थिंक करता है, फील करता है, एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन ही है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो सिंपल पर्सन है। पर्सन तो एक पर्सन है, चाहे उसे एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है, न्यू वे से बनाना है, नई सोर्सेज उसमें इंक्लूड करनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो एक न्यू मार्केट में जाना है, ये सब कुछ बिहेवियर उसके ऊपर किस पे डिपेंड करता है? उसकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन है ये दैट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में हम क्या चीजें देखते हैं? जैसे हमारा एक पॉइंट आता है, जैसे हम जिसमें बात करते हैं कि हमारी जो नीड है, हम जो चाहते हैं, कई बार वो पूरी नहीं होती। अनसेटिस्फाइड नीड किसको प्रिटेंड करती है? टेंशन को। टेंशन से हम आते हैं ड्राइव्स में, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, रिडक्शन। जब हम जो चीज चाहते हैं, अगर मोटिवेशन से किसी चीज के कोई और चीज से भी अगर वो चीज हमें मिल जाती है तो हमारी वो जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। अगर वो टेंशन खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हम करना चाहते थे उसकी जो भी हमें प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम वो सारा प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इजीली मोटिवेट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके। चाहे हमें कोई चीज चाहिए हो, चाहे हमने किसी को कोई चीज देनी हो, चाहे हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। ठीक है, ऐसे ही मतलब
आपने शायद मोटिवेशन की थ्योरीज पहले पढ़ी हुई होंगी। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज होती हैं, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर को लेके हो, चाहे वो एक सिंपल पर्सन को लेके हो। हर पर्सन एक अपनी इकोनॉमी के अंदर जितने भी पर्सन है, सभी एक मोटिवेशन के वे से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरी आपने शायद पढ़ी भी होगी, मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, आपने कई बार इस थ्योरी के बारे में सुना होगा। एक अब्राहम मैस्लो नेम का एक ऑथर है, उसने ये नीड हिरार्की थ्योरी बनाई थी, एक मोटिवेशन की थ्योरी है। इस थ्योरी में हम एक ह्यूमन की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पर्सन होता है वो टाइम टू टाइम कैसे उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जब उसके पास कुछ नहीं होता, एक पर्सन के पास, एक ह्यूमन के पास जब कुछ नहीं होता तो उसकी क्या नीड्स होती है, और जब एक पर्सन के पास सब कुछ आ जाता है तो उसकी क्या नीड्स होती है। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में पढ़ रही हूँ। The theory was proposed by Abraham Maslow and it is based on the assumption that people are motivated by a series of 5 universal needs. These needs are ranked according to the order in which they influence human behavior in hierarchical fashion. As one type of need is satisfied, another higher order need will emerge and become operative. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब एक पर्सन की, हमारे जैसे एक पर्सन की, एक ह्यूमन की एक नीड पूरी हो जाती है तो वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, वो दूसरी नीड पे शिफ्ट हो जाता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सिर्फ एक नीड से सेटिस्फाई हो। तो मैं इसके बारे में आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हम जब अपनी एक हिरार्की की स्टार्टिंग करते हैं, उसमें हम बात करते हैं अपनी एक साइकोलॉजिकल नीड्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स की। साइकोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं बच्चे, कोई बताएगा मुझे हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? हाँ जी, मैम जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, फूड होता है, क्लोथ्स वगैरह, हाँ शेल्टर होता है मैम, दैट्स कॉल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथ, ये हमारी नेसेसिटीज है। सबसे पहले एक पर्सन की नीड होती है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो पूरी हो, जिससे वो अपनी इकोनॉमी के अंदर मेंटेन कर सके अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। ठीक है, जब वो नीड उसकी पूरी हो जाती है तो हम एक हिरार्की को आगे बढ़ाते हैं। जब हमें सारी साइकोलॉजिकल नीड्स मिल जाती है तो हम जाते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, ये भी है यस मैम। हमारी बेसिक नीड ही। ठीक है, बेसिक नीड ही है, बट फिर भी हम इसको बाद में सोचते हैं, पहले हम साइकोलॉजिकल के बारे में सोचते हैं। अगर हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचेंगे, क्या एग्जांपल दे सकते हो आप मेरे को, बताओ कुछ। जब हमें सब कुछ मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, छत, सब कुछ मिल गया, अब उसके बाद आप कुछ तो सोचोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचोगे? मैम प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, रिस्क के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस चाहिए, हमें कुछ इनकम चाहिए, हमें अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, अपने पर्सनल बॉडी की सिक्योरिटी चाहिए। ये सब सोचते हैं ना हम, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये दो चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग है वो सोचता है कि अब मुझे कुछ आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है। ठीक है, जब हम सेफ्टी नीड्स को पूरा कर देते हैं तो उसके बाद आती हैं लाइक बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जिसको हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं ना, सोशल नीड। अब हमें सेफ्टी भी मिल गई, सिक्योरिटी भी मिल गई, अब हमें चाहिए क्या, सोसाइटी में हमें लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वार्म चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। ये सब चीजें हमें क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, man is a social animal and wants to belong to a social group where his social and emotional needs for love, affection, warmth and friendship are satisfied. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी इस बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना है। ठीक है, अपने सोशल नीड्स को इंक्रीज करना है। He wants to belong to others and expect that others should belong to him. हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, हमें भी लोग पहचाने और हम भी लोगों को पहचाने। ठीक है, ये हमारी हिरार्की है। जब हमारी सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं फिर हम शिफ्ट होते हैं एस्टीम नीड्स पे। क्या होती है एस्टीम नीड्स? हाँ जी,
क्या होती है बच्चे एस्टीम नीड्स के बारे में कोई थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, बता सकते हैं मैम कोई क्या अबाउट होती है? सेल्फ रेस्पेक्ट मैम। हाँ, these motivation. needs include like self-respect, self-confidence, recognition, appreciation, power, control। ठीक है, ये सब कौन सी होती है? हमारी एस्टीम नीड्स होती हैं, जो हमें इफेक्ट करती है, हमारे स्टेटस को इफेक्ट करती है। ठीक है, जब कोई चीज हमें मतलब देखो, हम जब एक बिल्कुल सिंपल पर्सन होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट उतना मिल सके जितना हमें चाहिए। जब हमें वो सब कुछ मिल जाता है तो हम आते हैं अपने एप्रिसिएशन पे, अपने एस्टीम नीड्स पे। ठीक है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट में सिर्फ हमारा ही नेम हो, दैट इज कॉल्ड एस्टीम नीड्स। Entrepreneur derive status and respect through their ownership and control over their business। ठीक है, अब हम अपना एक बिजनेस, पहले हम क्या करते थे, जॉब की बात कर रहे थे, अब हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप होता है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। हम क्या है, अब अपने लिए सोचेंगे। अब हमें सब कुछ मिल गया है, अब हमने सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल एंड इन्वॉल्व्स रियलाइजिंग one's potential for continued self development। After other needs are fulfilled, a man has the desire for personal achievement। जब हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारा घर बन जाता है, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम अपने बारे में सोचते हैं। He want to do something which is challenging, and since this challenge give him enough push and initiative to work, he is beneficial to him and the society। An entrepreneur can achieve self-actualization in being a successful entrepreneur। जब वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स को पूरा कर देता है, तो वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। बात समझ आई? ये हमारे 5 मैस्लो हिरार्की थ्योरीज है, जिसमें नंबर 1 साइकोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, नंबर 3 सोशल नीड्स, नंबर 4 एस्टीम नीड्स एंड नंबर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। हाँ, ये हमारी 5 Yes, नीड्स ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको डायग्राम में बना के ही ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको स्टेयर्स बना के भी कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 1 5 स्टेयर्स बना के सबसे नीचे साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, देन सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर लो। ठीक है, इन्होंने इसको किया हुआ, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, दैट इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, then social needs, then esteem needs। बच्चे आपको स्लाइड दिख रही है ना? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, देन उसके बाद एस्टीम नीड्स जो मैंने आपको, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट थ्योरी, Yes, ma'am. ये एंटरप्रेन्योरियल Yes, मोटिवेशन ma'am. की फर्स्ट थ्योरी है, दैट इज मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लगा के चलो कि सेकंड यूनिट में आपको ये थ्योरी तो लॉन्ग में 101% आएगी ही आएगी। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन की जो ये थ्योरी है मैस्लो हिरार्की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आएगी। ठीक है, सेकंड थ्योरी के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, दैट इज हाँ मैकक्लेन थ्योरी ऑफ नीड्स। है ये भी नीड की थ्योरी, बट इसका ऑथर चेंज है। पहले वाली थ्योरी हमें मैस्लो ने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने। अब जो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं वो किसने दिया? मैकक्लेन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ रही हूँ। According to David McClelland, a person acquires 3 types of needs as a result of one life experience। मैकक्लेन कहता है कि एक पर्सन जो होता है वो अपनी नीड्स को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज अचीवमेंट, सेकंड इज एफिलिएशन एंड थर्ड इज पावर। हर किसी के अपना तरीका है, जैसे अब्राहम मैस्लो ने अपने तरीके से बताई है नीड्स के बारे में, मैकक्लेन जो है वो अपने तरीके से बताया है कि हर पर्सन की अपनी नीड होती है। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता
रही हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं होल्ड कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, हम बात करते हैं मैकलेलन स्केल ऑफ नीड्स की, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए। फर्स्ट इज नीड फॉर अचीवमेंट। पहले मैं आपको नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ क्या होता है। The need for achievement is characterized by the wish to take responsibility for finding solutions to problems, master complex tasks, set goals and get feedback on level of success। यहाँ पर देखो मैंने किस चीज की बात की है। जब एक पर्सन, किसी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो अपना एक नया काम शुरू करता है, सबसे पहले उसको नीड होती है उसको अचीव करने की। ठीक है, इट इज अ ड्राइव टू एक्सेल, एडवांस एंड ग्रो। वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है। दिस रेफर्स टू वन डिजायर टू अचीव समथिंग विद ओन एफर्ट। वो चाहता है कि मैं अपने ही एफर्ट से आगे बढ़ूं, अपने आप को अचीव करूं, अपने ही गोल्स को इजीली सेटिस्फाई करूं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अचीवमेंट। दीज पीपल आर ऑफन वेल्थी एंड देयर वेल्थ कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू अचीव गोल्स। हाई अचीवर्स वांट इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस and they generally undertake tasks of moderate difficulty rather than those which are either very easy or very difficult। एक एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो अपने टास्क को पहले से ही अरेंज करके उसको, उसके चैलेंजेस को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, अचीव करता है। बात समझ आई है कि हमें एक्सक्यूज अचीवमेंट मी की क्यों। हाँ जी बच्चे। एक्चुअली मैम, जो ये थ्योरीज थी ना मैम, हाँ जी। एक्चुअली मैम जो हमने ये पहले भी पढ़ी है, जो सेकंड वाली थ्योरी आई थी वो हिज़कबर्ग की आई थी मैम। एक्चुअली जो जब उससे डिससेटिस्फेक्शन मिली थी तो आफ्टर दैट फिर थर्ड थ्योरी आई थी ये मैम। नहीं नहीं वो तो ठीक है, बट वो बच्चे आपके जो सिलेबस में ना इन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है कि आपने थ्योरीज करनी है। हैसबर्ग की भी है, वो हैसबर्ग मोटिवेशन थ्योरी है, बट मुझे मैम, पता है। यस मैम, उसके बाद थ्योरी, डिससेटिस्फेक्शन उसी से मिली है ना, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, डिससेटिस्फेक्शन उसी से मिली। आफ्टर दैट फिर ये वाली थ्योरी बनी। नहीं जरूरी नहीं है बच्चे, ये कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको ये सीरियल वाइज ही करनी है, ऐसा कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं होता। एक्चुअली में इसमें हमने मेन, प्रीवियसली एक्चुअली में हमने प्रीवियसली पढ़ा था ये, हाँ इसीलिए मैम जी, नहीं आपने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ऑर्गेनाइजेशन रहा है। बिहेवियर में पढ़ा हुआ है ये। नहीं मैम, बीबीए में पढ़ा है एक्चुअली। हाँ बीबीए में पढ़ा होगा, बट बच्चे यस जरूरी मैम। नहीं है। ऐसे तो जो हमारी मोटिवेशन की पता है कितनी थ्योरीज है, 9 थ्योरीज है। यस मैम। हाँ तो बट हमें जो ये एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन के अंदर जो हमें थ्योरीज दी हुई है वो सिर्फ 3 ही दी हुई है। एक यस मैकलेलन की मैम। दी है, हैसबर्ग की तो हमें थ्योरी दी ही नहीं है इन्होंने। इसके बाद हमें दी हुई है एल्डर फेब की ईआरजी थ्योरी। इन्होंने ये तीनों ओके थ्योरीज दी हुई है, हमें सारी थ्योरीज के बारे में नहीं बताया होगा। बट आपका जो मैम, मेनली टॉपिक है ना, हाँ बोलो। बट मैम जो सिलेबस पे लिखा है ना, मतलब एंटरप्रेन्योरशियल मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, हाँ मैम इसमें भी पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया हुआ है ना मैम, मतलब कितनी हाँ थ्योरीज वही पढ़नी मैं है। कह रही हूँ कि आपको वो पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया हुआ। मुझे तो वैसे ये लग रहा था कि सिर्फ इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी भी इसमें चल जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये सेकंड यूनिट है ना उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपका ये एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। हमें बिल्कुल मैम। जरूरी भी नहीं है कि हम सारी थ्योरी, क्योंकि हमारा ये वैसे भी सेकंड यूनिट काफी ज्यादा बहुत बड़ा है, इसमें हमें यस मैम। बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं। तो हम जितना हो सके इसको कम से कम करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ यही टॉपिक करना है। हमारे पास एंड इसके मतलब सेकंड यूनिट में कम से कम 12 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक। वो हमें यस मैम। सारे टॉपिक्स ही हमें करने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये या कहूंगी मैम, कि आप सिर्फ, हाँ जी बोलो। यस मैम, जो बाकी जो थ्योरीज रहती है ना मैम, उनको हम मैम ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट से याद रख के मतलब कर हाँ सकते हैं हाँ मैम कुछ। बिल्कुल। आप सिर्फ क्या करो कि एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन में एक साइकोलॉजिकल थ्योरी और एक मैकलेलन की, ये 2 ही थ्योरीज कराऊंगी बस मैं, ओके क्योंकि मैम। जो आपके एमबीए के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इसमें एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन में 2 ही इनफ है। ठीक है। यस मैम। एक्चुअली मैम हाँ नवोदेश मैम अभी क्लास नहीं लगा रही है मैम।
नहीं, एक्चुअली नवदीश मैम को कॉलेज में हमें तो रिलीव कर दिया है, वहां पर लॉकडाउन हो गया ना पंजाब में, आपको पता यस ही मैम, होगा। यस तो मैम, इसी हमने वजह से। एक्चुअली में हमने बीबीए भी सुवाइड से ही किया है, तो तभी मैम अभी मतलब इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था मैम, पढ़ा है वहाँ पे ओके ही। ओके, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी कि नवदीश मैम तो कॉलेज में ही है, सिर्फ हर किसी ब्लॉक में से एक मैम ही जा रहे हैं, यस मैम, तो वो क्लासेस नहीं ले पा रहे, इसलिए जो घर पे हैं वो उनको ही क्लासेस दी है। यस मैम, आप सोनिया मैम हो मैम? हाँ जी। ओके मैम। आपने पहले क्लास नहीं लगाई क्या मेरी? यस मैम, लगाई है, जो आपने मतलब ये क्लासेस लगा शायद रहे थे, आपका ही लगा मेरे पास दी। फोन आया था। यस मैम, जो वो हाँ आया था ठीक मैम है, परसों, वो ठीक जो है। टेस्ट हाँ था हाँ मैम। हाँ, ठीक है यस मैम, ठीक है। आपने अपना नेम बताया था, अब मुझे नेम पढ़ के याद आ रहा है। जुनैद मैम। हाँ जुनैद। ओके मैम, ठीक है कंटिन्यू मैम। बच्चे, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ बच्चे, हम बात करते हैं अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट की, कि जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले अपने टास्क को पहले से अरेंज कर लेता है कि उसको वो इजीली अचीव कर पाए, क्योंकि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको सबसे पहले यही नीड को अपने आप सेटिस्फाई करना होता है कि उसको क्या मिले, अचीवमेंट मिले। ठीक है, जब उसको अचीवमेंट मिल जाती है तो उसके बाद वो लेता है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन में क्या चीज होती है, जिस जैसे द नीड फॉर एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजायर टू बिलोंग, जैसे हम उसमें बात करते थे ना एस्टीम नीड्स की, ऐसे ही एस्टीम में, एफिलिएशन में भी एस्टीम नीड्स ही है। अ डिराइव फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हम क्या करते हैं, अपने आप को लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेट करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अ नीड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। A derived for friendly and close interpersonal relationship, it refers to one desire to establish and maintain friendly relationship with others. People with affiliation need derive satisfaction from social and interpersonal activities. Affiliation plays a very vital role in human behavior. ठीक है, एफिलिएशन जो होती है वो एक ह्यूमन की बिहेवियर को बहुत अच्छे से प्रिटेंड करती है कि वो पर्सन है क्या। अगर हम किसी पर्सन के साथ जाके फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर्सन का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है। ठीक है, हमें इससे अपने टास्क को, अपने चैलेंज को लेने का तरीका पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमने अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, they set moderate, realistic and attainable goals for them. They take calculated risk and look for challenging tasks. तो नीड फॉर एफिलिएशन में हमें ये चीजों का पता चलता है कि हमने सामने वाले पर्सन के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, इसकी जरूरत भी एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा पड़ती है। उसके बाद आती है बात पावर की। द नीड फॉर पावर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राइव टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, अ नीड टू विद आर्गुमेंट्स, अ नीड टू परसुएट एंड प्रिवेल। इसमें देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, नीड फॉर पावर। हर एक एंटरप्रेन्योर को पावर की जरूरत होती है। किस चीज के लिए, सामने वाले पर्सन को या तो डोमिनेट करने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। According to him, the individual life cycle is characterized by striving to compensate for the feeling of inferiority, which are combined with initiate drive for power. Power यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पावर का मीनिंग क्या है? यहाँ अगर हम पावर को यूज करते हैं किस वे में, नीड फॉर पावर को हम किस वे में यूज कर सकते हैं? कई लोग इस पावर को यूज करते हैं अपने आउटस्पोकन में, कई हार्ड हेडेड में, कई डिमांडिंग में। हम इस पावर वर्ड को यूज करें यहाँ पर हर एक पर्सन को अपना काम करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एक पावर की जरूरत होती है। चाहे वो पावर एक आर्गुमेंट्स के वे में हो, चाहे वो प्रिवेलिंग के वे में हो, हम अपने आप को एक आगे दिखाने के लिए इस पावर का यूज करते हैं। चाहे हम एक बड़े बिजनेस में हो, चाहे एक छोटे बिजनेस में हो, हर एंटरप्रेन्योर को एक नीड फॉर पावर की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, तो ये तीन हमारे जो मेन पॉइंट है मैकलेन के, ये तीनों ही हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो अचीवमेंट है, चाहे पावर है, चाहे एफिलिएशन है। तीनों ही पॉइंट हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। किस चीज की नीड को, जो हमारे को मोटिवेट करती है, और वो मोटिवेट किसको करती है, एंटरप्रेन्योर को। अब ये तो पता चल गया होगा ना एंटरप्रेन्योर होता कौन है, कौन होता है एंटरप्रेन्योर?
सकते हैं मुझे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? यस बच्चे बता सकते हो कौन होता है? व्हाट यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? जो मैम अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। जो अपना खुद का बिजनेस करता है। और कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में? आपका फर्स्ट सेक्शन पूरा एंटरप्रेन्योर के ऊपर गया है। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? यस रफाकत, मुझे यस कुछ मैम। बताओ एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ जी, मैं एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप करता है बिजनेस, जो आइडिया कौन बोल रहा है? रफाकत बोल रहा है या जुनैद बोल रहा है? दोनों बोल रहे हैं। यस रफाकत, आप बताइए कौन होता है एंटरप्रेन्योर? जो बिजनेस आइडियाज और या जो करते हैं काफी चीजें। आपकी आवाज नहीं आ रही। जुनैद आप बताइए कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में। यस मैम, एंटरप्रेन्योर होता है जो स्टार्टअप करता है बिजनेस, जिसमें मैम एबिलिटी होती है कि एस्टैब्लिश करना कुछ भी मैम। ओके, आप मुझे ये बता मैम सकते हैं कि जो मैम जो हाँ मैम जी हाँ जी, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होता है, और उसको मतलब ओके होता है कि जब प्रॉफिट्स बनेंगे उसके लिए उनको रिस्क भी उठानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा मुझे इतना बता सकते हो कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? एक तो होता है एंटरप्रेन्योर जो ई से स्टार्ट होता है, एक होता है इंट्राप्रेन्योर जो आई से स्टार्ट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैं एंटरप्रेन्योर होता है ना, नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर होता है वो आईडी एस्टैब्लिश करने के लिए। कौन बोल रहा इंटरप्रेन्योर है? मैम दीपिका? यस मैम। ओके ओके इंटरप्रेन्योर हाँ में एम्प्लॉइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं मैम, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर यस होता है मैम, एंटरप्रेन्योर होता है मैम जो जिनके पास एबिलिटी हो रिस्क लेने के लिए, कि प्रॉफिट कमाने के लिए मैम, प्रॉफिट टू मेक प्रॉफिट, मतलब उनको रिस्क भी लेनी पड़ती है मैम, जो यस स्टार्टअप यस। करते हैं, पॉजिट मैंने करते एक हैं अपना आपको start। एक पॉइंट बताया था, रिस्क फैक्टर का एक पॉइंट बताया था। कोई मुझे बता सकता है कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों में रिस्क फैक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैम हाँ इंटरप्रेन्योर में होता है मैम कि वो खुद रिस्क लेता है, और एंटरप्रेन्योर में होता है मैम कि अगर वो कोई भी रिस्क होगा तो वो तो मैनेजिंग के तौर पे ना काम करता है। तो कोई भी अगर रिस्क होगा तो उसके कंपनी के सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके रिस्क लेंगे। ओके, मुझे एक चीज और बताओ कि जो एंटरप्रेन्योर होता है जो ई से स्टार्ट होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई रिलेशन होता है या वो वैसे ही काम करता है वहां पर? बात समझ रही हो मेरी? एक हमारा पॉइंट आता है कि रिलेशन रिलेशन के ऊपर एक पॉइंट आता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई रिलेशन होता है। नो मैम, मेकर्स दोबारा बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? मैं एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल्स बिल्कुल हाँ, हमेशा ये बच्चे ये चीज याद रखना, मैंने मेकर। शायद आपको पहले पढ़ाया भी था। एन एंटरप्रेन्योर हैज नो रिलेशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, whereas an entrepreneur operates within the organization where he is working। ठीक है, मतलब इंट्राप्रेन्योर जो होता है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, बट इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट करता है, वो वहां पर वर्किंग होता है, तो उसका उसके साथ रिलेशन होता है। तो प्लीज मैं इसलिए थोड़ा सा गो थ्रू कर रही हूँ कि आपका मंडे से एमएसटी है, तो आपका एमएसटी में मैंने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यस मैम। हाँ ठीक है, तो आप ये फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के, फीचर्स भी हैं, मैंने ये बीच बीच में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाले हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो और अच्छे से इसको करना भी है आपने, ये नहीं कि सिर्फ आपने अगर ऑनलाइन है तो प्लीज सब कुछ आप, मुझे पता कि आधे तो ये सोच के बैठे हैं कि ठीक है हम बुक में से कर लेंगे, बट प्लीज अपने आप एक बार करने की प्लीज कोशिश करना, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए एक बार अपने आप करने की कोशिश करना। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है बच्चे? बच्चे किसी को कोई डाउट, किसी ने कुछ पूछना है एमएसटी के लिए? नो मैम। यस कोई मैम। प्रॉब्लम? हाँ मैम जी बोलो हम बच्चे। कौन सी कॉपी पे लिखेंगे, फोर सीटी या फिर बच्चे आप लाइन? किसी भी पेज पे लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमें आपके पेजेस की बिल्कुल क्लियर फोटोज के साथ पीडीएफ चाहिए होती है। ओके मैम। ठीक है, बट आपने उस पेजेस के ऊपर प्लीज अपना नेम एंड एडमिशन नंबर जरूर लिखना है, सभी पेजेस के ऊपर। ओके मैम। और मैम जितने पेज भी नंबर। हाँ, पेज नंबर तो लिखना ही लिखना है। और जितने भी पेजेस आप अपने पास पीडीएफ बनाओगे, उतने पेजेस पे आपका नेम एंड एडमिशन नंबर जरूर होना चाहिए। पेजेस नंबर तो है ही है, वो तो कंपल्सन है ही। विदाउट पेजेस नंबर हमें नहीं पता चलेगा